हेलो एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके इस एजुकेशनल चैनल जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और पुराने क्वेश्चन को। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप लोग इस चैनल रत्न अर्थनीति को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो लाइक की संख्या काफ़ी कम है, तो आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है। और जल्दी से जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं। आज हम लोग पार्ट 11 की बात करेंगे। ठीक है। हमने इसके पहले 10 क्लासेस ले चुकी हैं। ये हमारी 250 प्लस क्वेश्चनों की श्रृंखला है। ठीक है। और जल्द ही ये श्रृंखला ख़त्म होगी, उसके बाद हम लोग तुरंत आएंगे कुछ यूथ के क्वेश्चन पे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जो कि आपके एल टी जी आई सी, खासतौर से पी जी टी, यू पी जी आई सी के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उस पर सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर आइए फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहा है, अगला 221 नंबर। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 221। हम लोग 220 क्वेश्चन कर चुके थे, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है, यानी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो किसको प्राथमिकता देता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन ए रोजगार बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर बी आयात बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर सी उद्योग बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर डी प्रेस की स्वतंत्रता को। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए फटाफट, क्या उत्तर होगा। चलिए, जब तक आप लोग उत्तर दे रहे हैं तब तक हम लोग देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में है क्या वैसे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सन 1992 से 1997 के बीच हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। ये जो मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर है। और राजनीतिक जो अस्थिरता थी, ठीक है, उसके बाद, और जो बीओपी क्राइसिस था उसके बाद, यानी जो एलपीजी आया था, एलपीजी जो लागू हुआ था उसके बाद ये चीज़ें आई थी। ठीक है। तो आपका 1991 के बाद ये तो बीच में जो क्या है 7वीं योजना के बाद बीच में रुक गई थी। ठीक है। तो इसमें और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण। क्या करना था, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और रोजगार का सृजन, यानी इम्प्लॉयमेंट करना। ठीक है। और मानव संसाधन का विकास करना, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को मौजूद बनाना, और बुनियादी ढांचों पर ऊर्जा परिवहन का संचार करना। ठीक है। तो और आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसकी भी जो विशेषताएं हैं, देखिए, जो 1991 में जो लागू हुआ था एलपीजी, ठीक है, उसके बारे में जो है, जो क्या करना उसका क्या है, उसको देखिए क्रियान्वयन करना था। योजनाएं तो लागू हो जाती हैं, लेकिन उसको क्रियान्वयन करना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र की जो भूमिका है वो पब्लिक सेक्टर के बराबर हो गई। ठीक है। और उसमें 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है। और जिससे जो विदेशी व्यापार में क्या हुआ, ढील आ गई। ठीक है। अब देखते हैं योजना की सफलता। ठीक है। इसमें क्या है, ये सकारात्मक रहा। जो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था 5.6% रखा गया था, लेकिन जो हम लोग को मिला क्या, 6.8%। यानी कि क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। कृषि और उद्योग में भारी जो है उछाल है और निर्यात भी बहुत हुआ। ठीक है। और कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई भी काम करेंगे तो चुनौती जरूर आएगी। ठीक है। इसमें यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण विशेष सुधार और निजी क्षेत्र में क्या था, इसमें जो था निजी क्षेत्र का प्रमुख भूमिका था। ठीक है। और विदेशी नियमों में जो ढील देना था, पता है। और इसमें कुछ योजनाएं आई। ठीक है। इसमें जो रोजगार योजना हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में दिया था, जो कि शिक्षित युवाओं को देना था। ठीक है। और मिड डे मील योजना आई थी, जो 1995 में आई थी। ठीक है। और 1 जनवरी 1995 को सबको पता है कि डब्ल्यू की स्थापना, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यू की स्थापना हुई थी। उसमें जो भारत का है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसा कि था, 8वीं पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता देता है, क्या देता है, इसका मुख्य लक्ष्य था क्या, रोजगार बढ़ाना। मुख्य लक्ष्य क्या था, रोजगार बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 222,
पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, ठीक है। यानी पंचवर्षीय योजना क्या है, एक क्या होता है, वो सलाह देता है, ठीक है। लेकिन उस पर क्या है, अंतिम अनुमोदन कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद, बी संसद, सी योजना आयोग, डी योजना मंत्रालय, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता है, ठीक है। तो जो अंतिम अनुमोदन देता है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। और जो योजना निर्माण प्रक्रिया वो भी समझ लेते हैं, पहले प्रारूप बनता है, ठीक है, जो कि योजना आयोग बनाता है, फिर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाता है, फिर वो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के पास, एनडीसी के पास, और अंतिम मंजूरी वैसे मिल जाती है, ठीक है। अब क्या है, अब ये योजनाएं तो रुक चुकी हैं, ठीक है। अब परिवर्तन आ गया है, अब तो नीति आयोग आ गया है, सबको पता है, ठीक है। तो लेकिन जो भी विकास परिषद है, जो भी क्या करता है, जो भी संसद से पूछ कर ही काम करता है, ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 222 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अब 223 पे। चलिए देखते हैं 223वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। अब अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करेगा भाई। तो जैसे बताया गया था, इसमें राष्ट्रपति दिया है, योजना आयोग दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद दिया है, कोई नहीं। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं 224 की तरफ। इसमें है आपका क्वेश्चन 224। तो इसमें हम लोग देखते हैं भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अभी हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ा था। इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए, क्या दिया है, 1990 से 95, 1991 से 96, 1992 से 97। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना तो अपने टाइम पे खत्म हुई थी, लेकिन जो 8वीं थी वो 90 में शुरू हुई, 91 में तो आपका वही शुरू हुआ था, एलपीजी। और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी पिछले क्वेश्चन में लोग चर्चा किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। चलिए आ गए हैं 225 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यानी कि जो जीडीपी को है वो कितना बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 6.5%, ऑप्शन नंबर बी 4.5%, ऑप्शन नंबर डी 6%, ऑप्शन नंबर डी 5.6%। तो हम देख रहे हैं कौन सा होगा इसमें। अभी जस्ट ही मैंने भी बताया था, वो पिक के माध्यम से आपने देखा होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, अब बताइए। देखिए इसका राइट उत्तर बताया था कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 5.6% का क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। कितना रखा गया था, 5.6% का लक्ष्य रखा गया था। और उसके बाद प्राप्त कितना हुआ था, 6.8, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रभावशाली रही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 आते हैं। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे था, क्या था। सबको पता है योजना अवकाश के बारे में। चलिए अब इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1961 से 1969, ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969, ऑप्शन नंबर सी 1974 से 1979, ऑप्शन नंबर डी 1976 से 1979। अब योजना अवकाश आया कब था, अब लोग इसका उत्तर दीजिए। देखिए हम बताते हैं आपको, याद कीजिए 1962 का चीन युद्ध, ठीक है, और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, याद आया। उसी के दौरान क्या हुआ था, बहुत भारत को बहुत क्षति हुई थी, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई थी, बहुत असफल हुई थी, ठीक है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो विकास का दर क्या रखा गया था, 5.6%, ठीक है। लेकिन लक्ष्य क्या प्राप्त हुआ, 2.8% वार्षिक, ठीक है। तो जी खत सूखा, बाढ़, मतलब सूखा भी पड़ा, उसके बाद जो अनाज संकट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, एक एक वर्ष की जो है योजनाएं अपना शुरू की गई, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं योजना अवकाश, इसको प्लान हॉलिडे बोलते हैं, ठीक है, जो कि 1966 से 1969 में शुरू की गई थी। ये हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले आगे क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 227। इसमें लिखा है भारत की नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भारत की नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन नंबर ए 1992 से 97, ऑप्शन नंबर बी 1997 से 2000, ऑप्शन नंबर सी 1990 से 95, उनमें से कोई नहीं। अब जाहिर सी बात है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग थे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पढ़ रहे थे। तो आठवीं कब था, आठवीं था 1992 से 97 तक। तो जाहिर सी बात है अब अगली कौन सी होगी, नवी होगी 1997 से 2000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि 1997 से आपका सन 2002 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं, उसमें क्या क्या था, उसके लिए फटाफट हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग देखते हैं ये फटाफट। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 में हुई। ठीक है, इसका जो मॉडल था हेरोडोमल के आधारित पर था। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको सही करना था। समय सीमा 1951 से 1956। ठीक है, और उसके बाद देरी कारण जो है 1952 में योजना करीब शुरू की गई थी। इसमें क्या हुआ था, कृषि पर जो था, कृषि का विकास था, मानव शिक्षा जो बिहार स्थित थी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका इसमें कुछ डाटा गलत लिखा है। ठीक है, चलिए पहली पंचवर्षीय योजना जो कि वो शुरू हुई थी वो तो पता है आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, जो कि 1956 से 1961 के लिए थी। ठीक है, जिसका मुख्य आधार क्या था, जो मॉडल था पीसी महालनोबिस जी थे। ठीक है, जो इसकी समय सीमा थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था समाजवाद की स्थापना करना, समाजवादी स्थापना करना था। ठीक है, और मुख्य क्या था इसका, था कि कृषि पर जोर था, और उसके साथ साथ क्या था, भारी उद्योग। ठीक है, भारी उद्योग के साथ इसमें क्या हुआ था कि तीन बड़े ऐतिहासिक उपलब्धियां थी। ठीक है, जो भिलाई में जो इस्पात का संयंत्र हुआ था जो कि रूस की सहायता से हुआ था। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला में हुआ था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, उड़ीसा में, उसके साथ दुर्गापुर में भी वो शुरुआत जो कि पश्चिम बंगाल में है, वो ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, और अन्य बहुत सारी जो भी चीज़ें अपना है, खादी ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, और परमाणु ऊर्जा में तेजी हो, मुझे ये था। ठीक है, इसमें जो विकास का लक्ष्य था वो 4 साढ़े 4% रखा गया था, लेकिन वास्तविक दर क्या थी, 4.27% थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि भारी मशीनरी उद्योग वगैरह जो भी था इसमें लगाना था, इसलिए सब आयात करने पर क्या हुआ, थोड़ा कमी हो गई। ठीक है, चलिए ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक हुआ था, जिसका मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भर व स्वस्फूर्ति बनाना जो होता है। ठीक है, इसके बाद 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। ठीक है, कृषि और उद्योग दोनों को समान बल देना था। ठीक है, इसमें क्या था, बोकारो का इसमें हुआ था, जो कि बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, जो कि झारखंड में हुआ था, जो कि सोवियत संघ के द्वारा हुआ था। और और इसमें स्पष्टीकरण ये है कि जो कि भिलाई में जो है दूसरी योजना में था। ठीक है, बोकारो में तीसरी योजना में था। क्लियर। उसके बाद इसमें औद्योगिक विकास हुआ था, आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में, फिर एफसीआई आया था 1965 में। क्लियर। और ये इसका थोड़ा बहुत विफलता मिली थी, क्योंकि इसमें विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो उपलब्धि क्या थी 2.8% हुई थी। इसका मुख्य वजह पता है आपको, जो पाकिस्तान का युद्ध वाला सिस्टम था उसी से थोड़ा सा ऐसी समस्याएं आई थी। ठीक है, चलिए आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा योजना अवकाश के बारे में, जो कि 1966 से 1969 में हुआ था। ठीक है, योजना अवकाश जो कि पता है युद्ध के कारण जो भी चीज़ें थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थोड़ी सी खराब हो गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो हरित क्रांति की शुरुआत वगैरह हुई थी। ठीक है, भयानक अकाल वगैरह के बाद, और मुद्रास्फीति वगैरह जो भी चीज़ें आई थी। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी जी थी, और एएस मात्रे या फिर जो भी इनका मॉडल था अशोक रुद्रा मॉडल के आधार पर था। क्लियर। जो मुख्य नारा था वो स्थिरता के साथ विकास था, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्लियर। और उसके बाद कृषि में सहायता, रुपये का अवमूल्यन, ये सारी चीज़ें की गई थी। और इसी में 1974 में क्या हुआ था, जो पोखरण का परमाणु जो हुआ था
पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, इस्माइल बुद्धा जो था। क्लियर। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जो 14 प्रमुख बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था इसमें। इसरो की स्थापना इसी में हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो और इसी में क्या हुआ था कि इसका भी थोड़ा विकास दर नहीं हो पाया था, क्योंकि वास्तविक जो लक्ष्य था 5.7 था, लेकिन 303 बार, क्योंकि भारत और पाकिस्तान युद्ध फिर शुरू हो गया था। ये भारत पाक युद्ध हो गया था। और उसके बाद बांग्लादेश को मुक्त कराना था। ठीक है। और तेल संकट। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना देख लें आप लोग। ठीक है। 1974 से 1979, जो कि डीपी धर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। ये योजना समय से पहले समाप्त हुई, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, सबको पता है। क्लियर। और उसके बाद अब आगे हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना पे। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि रोलिंग प्लान वगैरह के बाद आया था। ठीक है। जो कि जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाया गया था। और इसमें हिंदू विकास दर का जो धीमा था उसको अंत कर दिया गया था। और इसमें IRDP जो कि 1980, जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया था। और एग्जिम बैंक की स्थापना के लिए बढ़ावा दिया गया, 1982 में हुआ था। ठीक है। और इसमें 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 15 अप्रैल 1979 के बाद अब कुल तक 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और उसके बाद नाबार्ड की स्थापना भी इसी समय हुई थी, जो कि 12 जुलाई 1982 में हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। प्रणेता जो है राजीव गांधी थे। क्लियर। जो राजीव गांधी की सरकार आई थी। ठीक है। भोजन काम उत्पादकता नारा था। ठीक है। और इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, और फिर ये सारी चीज़ें शुरू थी। स्पीड पोस्ट। और उसके बाद निजी क्षेत्र को प्राथमिकता, इतिहास पहली बार सार्वजनिक की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है। और इसका जो परिणाम हुआ ये काफ़ी अच्छा रहा था। ठीक है। ये 5% लक्ष्य था, जो कि 6%, 1%, 6.1% पाया था, 0.1%। क्लियर। इसमें बहुत सारी जो कंप्यूटर IT सेक्टर की नींव रखी गई थी। ये है नौवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से सन 2002 के मूल मंत्र क्या था? न्याय, पूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ठीक है। प्रमुख उद्देश्य गरीबी भगाओ, उन्मूलन। ठीक है। प्रमुख उपलब्धियाँ जो भी था इसमें, और लक्ष्य रखा गया था 6.6% का, जो कि मिला ये 5.35%। ठीक है। ये है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 तक। ठीक है। तीव्रता और अधिक समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन वगैरह जो तेजी से काम किया गया। ठीक है। और उसके बाद उच्च विकास दर प्राप्त किया, जो कि 7.7, जो कि सबसे अधिक था। ठीक है। निर्धारित किया गया था 8%, लेकिन लक्ष्य मिला इतना है। यह है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें हो गया और तीव्र और समावेशी विकास हो गया। ठीक है। इसमें जो अनुमानित औसत विकास दर 8.2%, जो कि ऐतिहासिक था। ठीक है। और इनके अनुसार क्या था कि काफ़ी चीज़ें मतलब की हुई थी, गरीबी वगैरह जो भी था। और कृषि विकास लक्ष्य दर जो 4% रहा। ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य जो है तीव्र आर्थिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है। गरीबी का अनुपात 10% कम लाना था, और 5 करोड़ नए रोजगार। और उसके बाद सरकार चली गई। ठीक है। और उसके बाद योजना आयोग का अंत हो गया, नीति आयोग आई, जो कि 12वीं योजना, जो कि तकनीकी रूप से 31 मार्च 2017 तक चली, लेकिन 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया। ठीक है। तो इसी के साथ जो है एक और क्वेश्चन है, मोन्टेक्सर आहलवाल इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अब 228 नंबर क्वेश्चन पे। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि की औसत है क्या है? इसमें 12.5% है, यानी 12.35%, 1.8%, 9.75%, 18.9%। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा? ठीक है। इसमें जो कि चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें जो है आपका कितना है? राइट उत्तर होगा आपका 26.21%। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए एक और क्वेश्चन। 229 नंबर क्वेश्चन। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी जिला विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी जिला नियोजन पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। ठीक है। तो आप लोग राइट उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं जिला नियोजन एवं विकास अधिकारी का प्रधान कौन।
तो इसमें अध्यक्ष होता है राज्य सरकार का एक नामित मंत्री होता है, ठीक है, वही अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का जो है राज्य मंत्री का जो प्रभार मंत्री होता है। उपाध्यक्ष जो जिला अधिकारी होते हैं। सचिव कौन होता है? सीडीओ होता है। सदस्य में जो है सांसद हो गए, विधायक हो गए, एमपी एमएलए, और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ये वगैरह सदस्य होते हैं, ठीक है। संसाधनों का आकलन करना, विकास का खाका खींचना, और कार्यान्वयन का समन्वय, जो जितने कार्य है उसका समन्वय करना, और डीपीडीसी का फॉर्म, जो कि इसमें संवैधानिक आधार पर 74वां संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में आया था, अनुच्छेद 243 जिसमें जिला नियोजक समिति डीपीसी लागू है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो राइट उत्तर क्या होगा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि उसने बोला था कि अब राज्य का वित्त मंत्री होगा नहीं, जिला विकास अधिकारी होगा नहीं, राज्य का मुख्यमंत्री होगा नहीं, तो बचा ऑप्शन नंबर 1, जिला नियोजन पदाधिकारी, यानी कि जो जिला द्वारा जो कि एक चुना गया वो अधिकारी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं 230 नंबर क्वेश्चन। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? आर्थिक नियोजन का विषय। आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? मतलब कौन से विषय में आता है? ये संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, या किसी विषय सूची में इसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, बताइए कौन सूची में आता है? संविधान से जुड़ित क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखते हैं। आर्थिक विकास नियोजन किस सूची में है? ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। अब जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें कि तीनों सूचियों का जिक्र है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है इसकी है, ठीक है। इसमें जो कि इसमें लिया दिया गया, ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है, जिसमें 20 प्रविष्टियाँ हैं, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन से संबंधित। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों योजनाएं तैयार कर सकते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में अन्य विषय जो है श्रम कल्याण है, श्रम मूल्य नियंत्रण है, और सांख्यिकी वगैरह है, ठीक है। तो ये सहकारी संघवाद पर आधारित है, ठीक है। जो कि अब विकेंद्रीकरण नियोजन, जो कि 73-74 संशोधन में जिला स्तर पर ये किया गया, जो कि इसका जो जिला योजना समिति द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, आपको पता चल गया होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची, यानी कि ये केंद्र और राज्य दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ये केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए आ गया क्वेश्चन 231 नंबर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? बी.एन. गाडवेल, बी.के.आर. बिरार, पी.सी. महालनोबिस, सी.एन. वकील। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तो मैंने अभी तुरंत चर्चा की, जितनी पंचवर्षीय योजना है सबकी चर्चा हो गई है। तो सबको पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में पी.सी. महालनोबिस महोदय जी ने ये किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 232। 10वीं योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर है 2002 से 2007, ऑप्शन बी 2000 से 2005, ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2003। तो जैसे सबको पता है कि जो योजना थी 10वीं थी, 9वीं भी पढ़े हम लोग इसके पीछे, तो 10वीं आ गई, तो 10वीं कितने में होगा? 2002 से 2007, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है 233 नंबर क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ये उत्तर तो सबको पता होगा, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 2001, ऑप्शन नंबर डी 1921। ठीक है, तो आइए जानकारी पहले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सही उत्तर करेंगे। देखिए महाविभाजन वर्ष 2000 जो कि 1921 में आया था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि अब समय जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन इसमें जनसंख्या घट गई थी। सबसे बड़ा ये है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि 2019 के बाद जनसंख्या क्या है, नियंत्रण बढ़ती रही। विशेष क्या है, 1911 से 1921 के बीच में माइनस में जनसंख्या -0.31%, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि थी। सोचिए इसमें क्या हुआ था कि लगभग 7.7 लाख लोग कम हो गए। जनसंख्या क्या है, यहाँ देखिए कम हो गई। क्लियर? ये जनसंख्या क्या है, यहाँ पे कम हो गई। और कारण क्या था? इन्फ्लुएंजा बीमारी, अकाल, प्लेग इत्यादि जो चीज़ें वातावरण आ गई थी। अभी इसमें देखते हैं 1891 से जो है 1921 तक जो कि मृत्यु दर बढ़ी। फिर इसके बाद
ये फिर जनसंख्या क्या है, बढ़ती रही। अब क्या है, 1951 से लेकर 1981 तक बहुत तेज जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। और जो 1981 से लेकर अब तक क्या है, ये जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन वो घटती दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको याद रखिएगा, 1921 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 234, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन फंसा दिया फिर से, 1911, 1921, 1931, 1941। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी महाविभाजक वर्ष वही है 1921, पुराना वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी छोटी करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इस क्लास को ख़त्म कर देंगे, जो कि हमारी आखिरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग सारे जो सभी क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए अब इसमें दिखा है कि भारत के ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, ठीक है। ऑप्शन ए 94%, ऑप्शन बी 96%, ऑप्शन नंबर सी 97%, ऑप्शन नंबर डी 99%, ठीक है। इसमें कौन सही होगा, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए ये देखते हैं, भारत की ग्रामीण आबादी प्राइमरी शिक्षा की सुविधा एक नज़र में प्रमुख आंकड़े। तो जो 98% जो स्कूल हैं जो 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, और नामांकन दर 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों का जो है 98.1% होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखिए जो जिसमें कि 66.8% जो सरकारी स्कूल है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है। और 31.3% निजी स्कूल है, ठीक है। ये ग्रामीण स्कूलों का डाटा है, क्लियर। और उसके बाद इसमें दिया है अन्य जो संस्थाएं 209% है दुनिया भर का जो है। तो अभी स्कूल की उपलब्धता पता है 98%, कुल नामांकन इतना है। तो जो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं 1.9% जो कि हैं, चुनौतियाँ क्या है, बुनियादी ढांचा। अब 66.2% ग्रामीण स्कूलों में खेल के मैदान है, बाकी में है ही नहीं। नामांकन अधिक है लेकिन गुणवत्ता में सुधार है नहीं, सबको पता है शिक्षा कैसी है। मिड डे मील योजना आई थी जो नई शिक्षा नीति 2020 में, जो कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया कि 100% नामांकन करना ही करना है। देखिए लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा आपका, देखिए अब जब जो 2000 में आई थी, तो करीब 94% आबादी थी ऐसी थी जो कि 1 किलोमीटर दायरे में प्राइमरी थी, ठीक है। तो अभी इस टाइम क्या हो गया है, इस टाइम हो गया है 98%, ठीक है। तो ऑप्शन में कहीं था ही नहीं, क्लियर। एक मिनट, इस क्वेश्चन में उस समय के सन 2000 के अनुसार लिखा है, लेकिन जो तत्काल आंकड़े हैं उसके अनुसार इसका होगा 98%, ठीक है। या 98.1% भी कह 01% कह सकते हैं इसको। क्लियर। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे मिलते रहेंगे, तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट आपका अर्थमेटिकल यूनिट के हिसाब से है, जो कि सहसंबंध है। सहसंबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सहसंबंध किससे करते हैं, इनके चरों के बीच में क्या है, ठीक है। दो चरों को जो संबंध होता है उसे सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक सहसंबंध, एक ऋणात्मक सहसंबंध, एक होता है शून्य सहसंबंध। जब क्या होता है, जब क्या बोलते हैं, जब एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर बढ़ता है तो उसका बोलते हैं धनात्मक, ठीक है। उसके बाद जब एक चर की कीमत बढ़ती है दूसरा अगर घट जाता है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है। और एक क्या होता है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं शून्य सहसंबंध, ठीक है। तो इसका जो मान होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ठीक है, जिसको आर से दर्शाते हैं, ठीक है। इसकी गणना की प्रमुख विधि है जो कार्ल पियर्सन विधि है, स्पीयरमैन विधि है, और विक्षेप चित्र द्वारा भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो बाकी की जानकारी हम लोग आगे लेते रहेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि हमारा जो हौसला बढ़े, आपका भी हौसला बढ़े, ठीक है।
तो आपके इस छोटे चैनल को आगे ग्रो करिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद हम लाइव आएंगे, क्योंकि अभी तक तो प्रीमियर क्लास ही चल रही है, ठीक है। तो सहयोग बनाए रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद।